हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो संडे आज है बच्चे, और सिलेबस कंप्लीट करने के बिल्कुल एज पर हम लोग हैं। 2-3 क्लास का आपका सिलेबस बचा हुआ है। आज हम लोग ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसको एंड करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो सिलेबस में चैप्टर बचता है वो मीन मॉड मीडियन वाला चैप्टर बचता है। हालांकि एएलपी वगैरह में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कम देखे गए हैं आपके मीन मॉड मीडियन से। ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह में जो सवाल हैं वो थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने लेवल देखा है बहुत आसान। भी अगर कोई लेवल होता है ना, उसका भी आसान लेवल आपसे पूछा जाता है। सीधी सीधी संख्याएं देकर उनका मॉड मीडियन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। अब एएलपी में नहीं पूछा गया है, तो इस पर्सपेक्टिव से मैं कह सकता हूं कि आपके एएलपी वाले एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगा जो हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होगा। एनीवे, हम लोग फिर भी उसे करेंगे। इन केस अगर सवाल बन जाए तो हम उसे कर लें। के बाद कोई चैप्टर अगर बचेगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज हम थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ज्योमेट्री का, ज्यादा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल बची हुई हैं बस। इस सर्कल की, जैसे हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देखी थी ना, जिसमें कई सारी चीजें हमने देखी थी, तो अब हम सर्किल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या वो 8-10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, वो प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, उनके फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। सवाल मैं उनके एग्जाम्पल के तौर पर आपको करा भी दूंगा। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए भाई, शुरू करें। 35-40-45 मिनट की मुश्किल से आपकी क्लास होगी वैसे, है ना। इतना ही आपका सिलेबस बचा हुआ। 99% सिलेबस आपका हो चुका है। 99%, यस। 1% आपका जो सिलेबस है वो इक्का दुक्का सवाल अगर बचा होगा तो वो हम कर ही रहे हैं। बाकी मैं आपसे अब यही कहूंगा कि अपना जो सिलेबस है उसको समेटना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं किया है, समेटना इन द सेंस कि उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। जितनी भी क्लासेस हैं सारे क्लास नोट्स आप दोबारा से लगाइए। क्लास नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, उनको, उन सवालों को देखिए। जो चैप्टर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो उसे दोबारा देखिए, वर्कशीट लगाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। और मॉक टेस्ट वगैरह तो लगाते ही रहिए जो आपको वीकली मिलता है। ठीक है, एग्जाम डेट जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से आता है तो ठीक है, वो सबके लिए आएगा। लेकिन तब तक आप एक परफेक्ट वे में तैयार हो चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, जब तक आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा। ओके, चलिए करते हैं भाई शुरू। आज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे कहूं ना, वैसे डिजिट चेंज होंगी, सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे, देखना। सबसे पहले अगर मैं एक सर्किल यहां पर बनाता हूं, देखो सर्कल के फॉर्मूले वगैरह सब हम मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं। क्या उसका एरिया होता है, क्या सरकमफ्रेंस होता है, क्या रेडियस होता है, क्या डायामीटर होता है, सब कुछ हमने, कोई हमारे लिए नया नहीं है ना। तो अगर मैं एक सर्किल यहां बनाता हूं, ये मैंने कोई सर्कल बनाया बच्चे, इसका एक केंद्र होता है ना, इसका एक केंद्र होता है जिसको बोलते हैं सेंटर, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिससे हमारे हर हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस पर, वो बराबर होता है, इक्वल होता है। और उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? उसी को ही हम आर यानी कि त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसी को ही हम रेडियस बोलते हैं। चलो, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सर्किल है, उसका सेंटर है ये, एक वर्ड में अब नया नाम लेने वाला हूं, जीवा। क्या लेने वाला हूं? जीवा, यानी कि कॉर्ड। कॉर्ड, और हिंदी में जिसको बोलते हैं जीवा। क्या होता है जीवा? भाई किसी भी सर्किल में अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं, यानी कि सेंटर से पास होती हुई कोई लाइन अगर मैंने खींच दी, तो इसको हम बोलेंगे डायामीटर यानी कि व्यास। और बच्चे अगर मैं डायामीटर के नीचे कोई लाइन खींच दूं ऐसे, इस तरीके से भाई खींच सकते हैं, यस।
डायामीटर के ऊपर भी खींच सकते हैं, डायामीटर के ऊपर भी खींच सकते हैं, पूरे सर्कल में कहीं भी खींच सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं जीवा। किसी भी सर्किल में खींची जाने वाली एक कंप्लीट लाइन, उसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो इन लाइनों को हम क्या कहेंगे, यही लाइन आपकी होती है जीवा, जिनको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब वो कहीं भी सर्कल में खींची जा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या डायामीटर को भी जीवा कह सकते हैं? क्या हम जो हमारा व्यास है इसको भी जीवा कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सर्कल में एक लाइन खींची गई है जी। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसके बारे में एक बात और स्पेशल है कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है बच्चे, वो इसका डायामीटर यानी कि व्यास होती है, व्याज नहीं, व्यास। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में बना है कि किसी भी वृत्त में खींची जा सकने वाली सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो क्या होगी बच्चे, वो कॉर्ड होगी, उसका डायामीटर होगी सबसे बड़ी। इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होगी, ये सेंटर से पास होगी। इसके ऊपर आप जाओगे जीवा छोटी होती चली जाएगी, इसके नीचे आप आओगे जीवा यानी कि कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी। सबसे मैक्सिमम जो होता है आपका यही होता है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी, अर्थ के केस में, अर्थ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, फिर कोई बताएगा मुझे? हालांकि अर्थ राउंड नहीं है, लेकिन अगर मैं एक बार मान लूं कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, तो अर्थ की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा, कोई बता सकता है मुझे? देखता हूं आपका आज जीके का टेस्ट थोड़ा सा, मैं तब तक आगे चलता हूं। इस जीवा पे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हमने जीवा देखा, अब जीवा के ऊपर ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। भाई कोई सर्कल अगर मैंने बनाया यहां पर, इस सर्कल में अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, ये कोई जीवा मैंने बनाई, ये कोई मैंने जीवा बनाई, इस जीवा से मैंने कोई एंगल बनाया सर्कल के किसी भी कोने में, मान लो ये एंगल मैंने बोला थीटा, भाई ये जीवा है आपकी ए बी, ए बी क्या है, ए बी आपकी जीवा है। तो जीवा से मैंने सर्किल पे कोई कोण बनाया, ये आपकी कॉर्ड है। ठीक है, कोई भी एंगल मैंने बनाया बच्चे, ये एंगल को नाम दे दिया मैंने थीटा। अब आप किसी भी और कोने पे जीवा से एंगल बनाओगे ना, किसी भी कोने पे आप बना दो, किसी भी, सारे के सारे जो एंगल होंगे ना बच्चा, सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बन के आई कि जीवा से, यस बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा इक्वेटर, इक्वेटर सबसे बड़ी जीवा होती है पृथ्वी की, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से निकलती है, बिल्कुल सेंटर से निकलती है, जिसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा नहीं। चलो ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आई बच्चे, कि अगर मैंने ये जीवा, ये कॉर्ड यहां बनाई, और इस कॉर्ड से सर्किल पे बनने वाले सारे एंगल क्या होंगे, सारे एंगल हमारे बराबर होंगे, सारे एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई सर्किल है, जीवा से सपोज ये एंगल, ये जीवा ए बी है और ये मैंने कहा सी, तो एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जरा बताना ए एन बी क्या होगा, एंगल ए एन बी क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। ए बी हमारी जीवा है, इस जीवा से ये वाला एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, और सर आपने कहा है कि इसी जीवा से किसी भी कोने पे सर्कल के एंगल बना दो सर, वो भी 30 डिग्री ही होगा। कितना होगा प्यारे भाई? वो भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। पहली प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर है जीवा की। चलिए इसी को ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, इसी प्रॉपर्टी को, कि सपोज मैंने कोई सर्किल बनाया और सर्किल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो सेंटर से निकलती है, जो हमारे केंद्र से निकलती है, सबसे बड़ी जीवा जो हमारे केंद्र से निकलती है वो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा डायामीटर है, तो डायामीटर से आप सर्किल के किसी भी कोने पे अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्री का होता है,
डायामीटर से अगर आप सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाते हो, किसी भी पॉइंट पर, अब वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, हर एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये कंडीशन किससे है? केवल डायामीटर से। यहां पर ए बी हमारा क्या है बच्चे? व्यास है, यानी कि डायामीटर है, डायामीटर है। ठीक है, तो डायामीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल, जरूरी नहीं ऊपर नीचे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो, सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे? सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो डायामीटर से किसी भी पॉइंट पर सर्कल के अगर आप एंगल बनाते हो तो प्यारे भाई वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो जीवा के दो केस बनते हैं, दोनों के दोनों केस आपको क्लियर हो गए। एक तो सेंटर से पास होने वाली रेखा, डायामीटर से अगर कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, और कहीं से अगर बनता है तो वो सारे एंगल इक्वल होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? वो हमारे 90 डिग्री, सॉरी, इक्वल होते हैं। एक सवाल अगर मैं आपको दूं, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को। मैंने कहा ये कोई हमारा सेंटर से पास होती हुई रेखा है ए बी, यस। कोई हमारा ए एन बी, मैंने आपसे कहा एंगल एन ए बी जो है ये 30 डिग्री है, और आपसे पूछेगा एंगल ए बी एन क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये सवाल एग्जाम्पल में आपको साथ के साथ कराते चल रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी आना बहुत जरूरी है। जितनी भी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप बहुत बिल्कुल साफ साफ उतार सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। बताएंगे जरा मुझे इसका जवाब? बताइए जल्दी से जवाब मुझे क्या होगा? चलो, देखो मैंने आपको एक बात यहां बताई है भाई, कि डायामीटर से अगर कोई भी एंगल बनेगा तो ये तो 90 डिग्री तो फिक्स हो गया, ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब उसने एक एंगल और हमें दिया हुआ है कि एन ए बी, एन ए बी, यानी कि ये वाला एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री। अब ये एंगल हमारा राइट एंगल है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हम ए बी एन को 60 डिग्री बोल सकते हैं? आ गया सभी का आंसर? वेरी गुड। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। जीवा का केस क्लियर है, अब थोड़ा देखते हैं स्पर्श रेखा, थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में देखते हैं क्या होता है टेंजेंट। ये कोई सर्किल मैंने बनाया बच्चे, सर्किल के किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्किल को टच करती हुई कोई भी रेखा अगर निकलती है, कोई भी रेखा अगर निकलती है सर्किल को टच करती हुई, वो सारी की सारी रेखाएं हमारी क्या होंगी? हमारी स्पर्श रेखा होंगी, सारी की सारी हमारी स्पर्श रेखा होंगी, सारी की सारी हमारी क्या होंगी? ये हमारी स्पर्श रेखा होंगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि वृत्त के, यानी कि सर्किल, सर्किल के सरकमफ्रेंस, सर्किल के सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करती हुई, टच करती हुई कोई रेखा निकलती है, कोई लाइन, कोई लाइन निकलती है, निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट,
क्या बोलते हैं बच्चे? टेंजेंट कहते हैं, कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एक नाम बड़ा पॉपुलर था, आपने देखा होगा अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो टेंजेंट उसमें बड़ा पॉपुलर था। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था उस मूवी में, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि टेंजेंट होता क्या है, कि क्यों इसका नाम टेंजेंट रखा गया। वो था ना टेंजेंट था जो थोड़ा सा तोतला बोलता था, का भाई था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, को मार देते हैं, फिर उसका नाम टेंजेंट था। टेंजेंट क्यों था? क्योंकि उसके उसके पास ना एक ब्लेड रहती थी, और वो जब ब्लेड से काटता था ना तो वो ऐसे काटता था, यानी कि ये अगर कोई सरफेस है तो ऐसे काटता था, ऐसे, यानी कि उसके बाहरी सरफेस को टच करता हुआ। उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऐसे कि क्यों इसका नाम टेंजेंट रखा गया, क्योंकि वो टेंजेंट में काटता है, ऐसे नहीं, ऐसे काटता है, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, यानी कि सर्किल के पेरीफेरी से, अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस, परिधि से निकलने वाली, टच करती हुई कोई रेखा निकलती है, उसको कहते हैं टेंजेंट। अब आपसे मेरा सवाल है कि एक वृत्त पे अधिकतम कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंट भी था कोई, और एक परपेंडिकुलर भी था, एक टेंजेंट भी था। कि अगर मैं आपसे कहूं किसी भी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी टेंजेंट हो सकती हैं सर? किसी भी सर्किल पे अधिक से अधिक, इनफाइनाइट, अनगिनत टेंजेंट हो सकती हैं भाई। किसी एक पॉइंट को टच कर रही है ये जो लाइन है ना, ये किसी एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट को टच करके निकल रही है। और सर्किल जो है वो तो अनगिनत पॉइंट से बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, तो हमारी टेंजेंट भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो किसी भी वृत्त में, किसी वृत्त में, किसी सर्किल में, किसी वृत्त में मैक्सिमम स्पर्श रेखा या मैक्सिमम टेंजेंट, मैक्सिमम टेंजेंट इन कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत। ये डायरेक्ट सवाल हैं जिनको मैं एक नोट्स की फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं। किसी भी सर्कल से गुजरती हुई कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर अनंत हो सकती हैं। चलिए टेंजेंट का थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हमने जो टेंजेंट से पहले जीवा पढ़ा है, फिर जीवा और टेंजेंट को एक साथ पढ़ते हैं कि इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये कोई मैंने सर्किल बनाया, और सर्किल एक और बनाया मैंने, तो यहां पे रखते हैं। एक और सर्किल बनाया मैंने, दो सर्किल यहां आपसे बोले, ये बना दिया दूसरा, ठीक है। तो अब मैंने दो सर्किल बनाए हैं और मैंने आपसे पूछा है कि दो सर्किल दूर दूर हैं, इन दो सर्किल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है? मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है? आपका जवाब होगा कि सर एक कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट एक तो ये हो गई सर, एक कॉमन टेंजेंट हमारी ये हो गई सर, एक कॉमन टेंजेंट ये हो गई सर। क्या दो ही होंगी? नहीं, और भी बन सकती हैं। एक कॉमन टेंजेंट हमारी ये हो गई सर, ये हो गई सर कॉमन टेंजेंट। एक हमारी कॉमन टेंजेंट ये हो गई सर, ये हो गई सर, एक ये हो गई, बस, और नहीं बन सकती हैं। जो इन दोनों की कॉमन हो, जो इन दोनों की कॉमन हो, तो किसी भी दो सर्किल अगर वो किसी स्पेस, थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनसे निकलने वाली जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी हो सकती है? टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना होगा? स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी बच्चे? एक, दो, तीन और चार। कितनी होंगी? चार होंगी, अगर वो थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। भाई दो तो ये वाली ऊपर वाली, ये सवाल हैं भाई साहब, ये सवाल हैं, पूछे गए हैं कि दो सर्कल अगर कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उनसे गुजरने वाली मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक ये वाली स्पर्श रेखा, एक ये वाली स्पर्श रेखा, एक ये वाली स्पर्श रेखा और एक ये वाली स्पर्श रेखा, चार टेंजेंट होती है। इनके कुछ नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो बिल्कुल सर पे रखी हुई है, डायरेक्ट डीसीटी। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं सामने वाले को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, और उभयनिष्ठ स्पर्श अनुस्पर्श रेखा, और इसको तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं निकालने के, थोड़ी देर बाद उनको भी देखेंगे। अभी हम संख्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं। बच्चे अगर दो सर्कल मैं इस तरीके से बनाता हूं कि दो सर्कल हमारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल बाहरी बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो इनकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है मैक्सिमम। अभी तो मैंने पिछले में बताया आपको थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मैंने कहा कि आप दोनों ने एक दूसरे को टच कर दिया, तो कितनी स्पर्श रेखा, कितनी मैक्सिमम टेंजेंट हो सकती है। आप कहेंगे सर एक तो ये वाली होगी, एक सर ये वाली होगी, और एक जो दोनों के बीच वाली होगी ये। तो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टेंजेंट आप कहेंगे सर 3। कितनी मैक्सिमम टेंजेंट हो सकती है, 3। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में 1 2 3 और 4, मैक्सिमम टेंजेंट कितनी 4। इस वाले केस में मैक्सिमम टेंजेंट कितनी 1 2, और जो बिल्कुल इनके बीच में से पास कर रही है वो 3। हमने जीवा पढ़ा कॉर्ड, हमने स्पर्श रेखा पढ़ा टेंजेंट। अब इन दोनों को मिलाकर क्या प्रॉपर्टी बनती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड, स्पर्श रेखा और जीवा की जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है क्या होती है जरा देखते हैं। ये मैंने कोई सर्किल बनाया, यस, इस पर मैं एक जीवा स्पर्श रेखा बना रहा हूं, ये टेंजेंट, और यहां से इस पॉइंट से मैंने कोई ना जीवा बना दी, ये है ए बी हमारी स्पर्श रेखा है, किसी पॉइंट ओ पर टच कर रही है, इसको ओ हटाओ, किसी पॉइंट सी पर टच कर रही है, इस सर्कल का सेंटर ओ है और ये एन है। यहां मैं लिख भी देता हूं कि ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, और सी एन क्या है, जीवा यानी कि कॉर्ड। प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे कि अगर किसी भी कॉर्ड और स्पर्श रेखा का एंगल थीटा है, किसी भी टेंजेंट और कॉर्ड का एंगल अगर थीटा है, तो वही एंगल इस कॉर्ड से जो ये वाला एंगल बनेगा ना, इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस वाले एंगल के, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अगर किसी टेंजेंट और कॉर्ड का एंगल आपके पास है तो उस कॉर्ड से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप एंगल बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, वो एंगल हमारा वही होगा जो जीवा और स्पर्श रेखा का एंगल कोण है, सेम एंगल। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। इसके भी सवाल मैं आपको अभी कराऊंगा, डोंट वरी। अभी आप ये प्रॉपर्टी लिखो, बस लिखना और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर सवाल बना तो डायरेक्ट बनेगा, फिगर भी बना के देगा, कई बार वो ऐसी फिगर बना के देगा, ये एंगल दे देगा, पूछेगा बताओ ये एंगल कितना होगा, जो बच्चा जानता है वो कह देगा कि इसका एंगल फलाना इतना होगा। ठीक है, चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है भैया हमारी, मैं कोई सर्कल बनाता हूं, यहां पर मैंने कोई सर्कल बनाया, मैंने कहा ये सेंटर है, ये जीवा है ए बी, ये क्या है, जीवा ए बी है, ओके। इस जीवा से अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है सेंटर वाला, ओ सेंटर है, केंद्र है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, या फिर इस एंगल को मत लिखो आप, ये वाला एंगल लिख लो कि अगर हमें ये एंगल दिया हुआ है सर्किल के किसी और पॉइंट पर, सर्किल के किसी और पॉइंट पर कोई एंगल दिया हुआ है, और उसी जीवा से, देखो एक ही जीवा से तो हमारा ये एंगल है थीटा, और इसी जीवा से हमारा सेंटर पे जो एंगल होगा ना बच्चे डबल होगा। ये पता है किसकी प्रॉपर्टी है, सरकम सेंटर वाली, परिवृत्त वाली। कल याद करो, कल मैंने आपको सिखाया था
परिकेंद्र वाली जो प्रॉपर्टी थी कि भैया ये हमारा कोई त्रिभुज है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है। ये प्रॉपर्टी तो हमने कल भी देखी थी ना, तो वही प्रॉपर्टी है। और वो किसी भी पॉइंट पे बन सकता है, यहां भी होगा तो भी ये उसका डबल होगा, यहां भी होगा, मान लो ये एंगल ये भी हो सकता है, ये एंगल ये भी हो सकता है। तो ये सारे एंगल बराबर होंगे थीटा थीटा, लेकिन जो केंद्र पे होगा इनका डबल एंगल होगा। क्या होगा? जो होगा केंद्र पे वो उनका डबल एंगल होगा। तो चलिए, ये तो सरकम सेंटर वाली प्रॉपर्टी थी, हमने देखी। ओके, ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है जी? अगली प्रॉपर्टी कहती है, अगर मैं यहां पर कोई सर्किल बनाता हूं, अगर मैंने यहां पर कोई सर्किल बनाया, मैंने कोई बाहरी पॉइंट लिया P, मैंने कोई बाहरी पॉइंट लिया P, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा होगी, जो भी स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी, ये वाली ये बना दी स्पर्श रेखा। बच्चे याद रखना, इस पॉइंट P से सर्कल के, मान लो ये मैंने कहा A, ये मैंने कहा B, तो आपकी दोनों की दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगी। किसी भी एक पॉइंट से अगर आप सर्कल के पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाते हो, ये पॉइंट P है, P से ये वाली टेंजेंट बनाई, ये वाली टेंजेंट बनाई, तो बच्चे प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखा होंगी, PA जो होगी PB के बराबर होगी। क्या होगी बच्चे? PA जो होगी PB के बराबर होगी। ओके, ये प्रॉपर्टी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं आपको समीकरण बना के प्रॉपर्टी याद कराऊंगा। जस्ट विजुअलाइज करके प्रॉपर्टी दिमाग में सेट हो जाएंगी। यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी है इनकी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मैंने किसी पॉइंट P से, ये पॉइंट पॉइंट कोई P है, इससे मैंने सर्कल के किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाई। मान लो ये पॉइंट मैंने बोला P और ये पॉइंट मैंने बोला A, ये इसका सेंटर है सर्कल का O। अब मैंने क्या किया, दूसरी जो रेखा है ना, मैंने दूसरी रेखा जो है बच्चे, वो रेखा मैंने कुछ इस कदर बना दी, अंदर से काटती हुई, इसी पॉइंट पर, ये वाली इसी पॉइंट पर काटती हुई ये रेखा बनाई है। ये है आपका B और ये है C। बच्चे ये जो रेखा है, पता है इसको क्या कहते हैं? इस रेखा को बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट जिसको बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर सर्किल में कोई तीर मारा जाए, कोई तीर लगाया जाए, उसको बोलते हैं छेदक रेखा, यानी कि सीकेंट। सर ये क्वेश्चन तो ALP में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर पूछा गया तो, इसीलिए तो मैं आपको करा रहा हूं, इसीलिए तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया आपको प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की अलग से पढ़ाने के लिए, है ना। तो ये कोई पॉइंट P है, अगर मैंने ये एंगल PA आपको बनाया और ये सॉरी छेदक रेखा बना दी, तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है कि PA स्क्वायर बराबर PB गुणा, यानी कि PB गुणा और पूरा PC गुणा PC। PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB गुणा PC, PB गुणा PC। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लिखेंगे इसको। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल करा देता हूं। एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको इस सवाल में दिया कि पीए आपको दिया हुआ है, पीए आपसे पूछ लिया है, ये आपको दे दिया है बच्चे कितना, पीवी जो आपको दिया हुआ है वो दे दिया है 4, और सीबी आपको दिया हुआ है 5। सीबी कितना दिया हुआ है 5, यानी कि पीबी की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है
और आपको दिया हुआ है BC की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा हुआ है कि PA कितना होगा। क्या आप बता सकते हैं? इस फॉर्मूले में लगाकर इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से आप लोग कोशिश करें कि इसका जवाब मुझे बता सकें। बताइए सभी लोग, जो भी आपका आंसर आएगा। नहीं, आज के बाद मैथ समाप्त नहीं होगा। अभी आपकी 2 क्लास कम से कम और होंगी, लेकिन उनका टाइम मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चे, क्योंकि कल से इसी टाइम पर आपकी उन लोगों की क्लास होगी जिन लोगों को मैं 15-20 दिन से थोड़ा सा नहीं मिल पाया हूँ। 1 तारीख से क्लास 5 से क्लास शुरू होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई थी MTS वाली। एनीवे आपकी 2 ही क्लास बची हुई हैं। एक तो आपका 2 ही में हो जाएगा, 2 क्लास में। एक तो आपका बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स मीन मॉड मीडियन वाला पार्ट, और एक थोड़ा सा DI वाला बचा हुआ है। DI एक क्लास में, मीन मॉड मीडियन एक क्लास में। तो जो भी टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मिड डे ही कोई टाइम रखेंगे हम, दोपहर का कोई टाइम रखेंगे। 1-2 दिन बस बच्चे आपको एडजस्ट करना है। देखिए बच्चे, बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपके सामने फॉर्मूला है कि PA² इक्वल्स टू PB, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, और PC पूरी दूरी, पूरी दूरी। तो यहां से अगर मैं आपसे PB पूछूं तो आप कहेंगे 4। अगर मैं आपसे PC पूछता हूं तो आप कहेंगे 5 और 4 9। कितना होगा भाई? 4 + 5 9 नहीं हो जाएगा? यस। तो PA² कितना होता है? PA² होगा 4 × 9, PB गुणा PC। तो PA कितना हो जाएगा यहां से अगर मैं कहूं, तो PA हो जाएगा √ऑफ कितना? 36। और कितना होता है? 6 होता है, 6 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 4×5 = 20 कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। बात समझ में आई? आगे चले। वेरी गुड। चलो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। दोनों ही अगर मैं सीकेंट बना दूं, भाई दोनों की दोनों, ये कोई सर्कल मैंने बनाया, और दोनों की दोनों अगर मैं सीकेंट बना दूं, ये भी सीकेंट और ये भी सीकेंट अगर मैं बना देता हूं, और ये मैंने लिखा PABC और D, इस तरीके से ये सर्कल का केंद्र है। तो दोनों अगर सीकेंट हैं तो सीकेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सीकेंट की प्रॉपर्टी होती है कि PA गुणा पूरा PA गुणा PB बराबर, आप कहेंगे PC गुणा और पूरा PD। ये हमारी 2 सीकेंट अगर 2 छेदक रेखा होंगी तो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि PA गुणा PB मैंने लिखा बराबर PC गुणा PD, यहां पर मैंने लिखा। ओके, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सवाल इस पे करा दूं आपको मैं? चलिए करा देता हूं एक सवाल। देखो सर्किल मैंने बनाया, कोई 2 छेदक रेखा को 2 सीकेंट बना दी मैंने, PA, B, C और D। मैंने आपको दे दिया है कि PA जो है वो बताना है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, PC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और CD जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है, या 15, या चलो 4 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे बताइए PA कितना होगा? बताएंगे सभी लोग जल्दी से बच्चे। सर रजनी की क्लास क्यों नहीं चल रही है? भाई वो रजनी से पूछो यार आप। मैं क्या बताऊं, रजनी की क्लास क्यों नहीं चल रही है?
आप रजनी से बोल दो, हाँ, हमारी टीम को कांटेक्ट कर लेगा बच्चे, है ना। बोल दो हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे वो। और हेल्पलाइन नंबर सुबह 9 से 5 बजे तक ओपन रहता है। कुछ प्रॉब्लम होगी अगर पासवर्ड वगैरह में, तो हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। ये आंसर बताइए आप। देखो हमारे पास पी ए है, हमसे पूछा है पी ए को, सपोज मैंने एक्स मान लिया, हमको ए बी दिया हुआ है 5, हमको पी सी दिया हुआ है 3, और हमको सी डी दिया हुआ है 4, ये वाला 4। हम जानते हैं पी ए यानी कि एक्स गुणा पी बी, ये पूरा x+5, x+5 बराबर पी सी कितना दिया हुआ है 3, और यहां पर होगा पी 4 और 3 7 गुणा 7। तो x गुणा x+5 बराबर 7 या 21। बच्चे सवाल बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ एक द्विघातीय समीकरण बनेगा ये, तो फिर इक्वेशन हमारी होनी चाहिए। तो सवाल को मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ, है ना। अब मैं सवाल को थोड़ा सा सुधारने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं ना थोड़ा सा पलट देता हूँ इसको मैं x कर देता हूँ, और इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब ठीक है ना। इनको पलट देता हूँ, मैंने इनको बोला 5 सेंटीमीटर और ए बी एक्स है। अब बन जाएगी बात क्या, 5 गुणा पी बी 5+x बराबर, फिर इनको हमें थोड़ा सा, इनको भी ज्यादा ज्यादा मानना पड़ेगा, है ना। इनको भी हमें ज्यादा ज्यादा मानना पड़ेगा। ये अगर मैंने मान लिया कितना 7, इसको सपोज मैंने माना 8 माना, चलो मैं इसको 8 मान लिया मैंने, पीसी अगर मैंने 8 माना है, और इसको 4। अब ठीक है अब ठीक है। ये हो जाएगा 8 गुणा पीसी कितना है 8, और पूरा कितना है 8×4 = 12। तो यहां से आएगा 5 × 5+x = 12×8 = 96। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 × 1 = 5, 4, 5×9 = 45, 5×2 = 10। x कितना आ जाएगा 19.2 - 5, ये आ जाएगा बच्चे 14.2। कितना आ जाएगा 14.2, x का मान हमारा बिल्कुल सही है। अब ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैंने थोड़ा सवाल ही चेंज कर दिया, पिछली बार द्विघाती समीकरण बन रहा था, हमारे सवाल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो सेकेंडरी इक्वेशन में चला जाएगा। तो बढ़िया है कि सवाल को ही हम थोड़ा सा चेंज कर दें। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर किसी सर्किल में अगर किसी सर्किल में मान लो ये कोई सेंटर पॉइंट है, दो कॉर्ड, दो जीवा आपस में टकराती हैं, ए बी और सी डी, दो जीवा आपस में टकराती हैं, पॉइंट है एन। किसी एन पॉइंट पर दो जीवा आपस में टकराती हैं, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। बच्चे प्रॉपर्टी होती है ए से लेकर एन, ए एन गुणा एन से लेकर बी, एन बी बराबर सी से लेकर एन, सी एन गुणा और एन से लेकर डी, एन डी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर सपोज मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, तो प्रॉपर्टी कहती है ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी। ऐसे भी आप कह सकते हो कि अगर किसी भी वृत्त के अंदर दो जीवा आपस में टकराती हैं, तो प्रॉपर्टी होती है ए एन गुणा एन बी बराबर सी एन गुणा एन डी। इसके ऊपर भी मेरे पास एक सवाल है, अभी मैं आपको पीडीएफ कराऊंगा, तो वहां से हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये भी चीज क्लियर है। थोड़ा सा रेडियस और स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर मैंने ये कोई सर्किल बनाया, ये हमारा सेंटर है ओ, ओके, ये कोई स्पर्श रेखा मैंने बनाई, तो सेंटर से स्पर्श रेखा पर अगर मैंने कोई लाइन डालता हूं मैं, बच्चे वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।
सेंटर से अगर मैं स्पर्श रेखा के ऊपर कोई एंगल बनाता हूं, सॉरी लाइन डालता हूं, तो वो स्पर्श रेखा टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी साथ के साथ देखेंगे कि अगर मैं कोई जीवा बनाता हूं, सर्किल के अंदर अगर कोई जीवा है और अगर मैंने सेंटर से कोई लाइन यहां पर डाली, सेंटर से अगर मैंने कोई लाइन यहां पर डाली इस जीवा पर, तो बच्चे ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, ए बी, और ये मैंने माना एन। ठीक है, कोई भी सेंटर, कोई भी त्रिज्या किसी जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है अगर वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाली गई है। अगर वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाली गई है जीवा के ऊपर, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी। छोटी छोटी प्रॉपर्टी, इनकी जरूरत डायरेक्ट नहीं पड़ती है, सवालों के अंदर पड़ती है बस। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बच्चे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में। दो प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, इन्हें पढ़ लो और फिर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहां पर कोई सर्किल बनाया, देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई भी थी, ये कोई सर्किल मैंने बनाया है और इस पर अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस पर सवाल बनता है भैया, इसको बड़े गौर से पढ़ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, आप शॉर्ट में इसको डीसीटी बोलना, डीसीटी, या फिर इसको बोलेंगे तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या होती है? जो दोनों सर्किल के सिर से होते हुए गुजरती है। अगर मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, फॉर्मूला होता है बच्चे, याद रखना, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डीसीटी और टीसीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? अगर मैंने इस सर्किल का सेंटर लिया ए और नहीं O1 ले लेते हैं, चलो इस सर्किल का सेंटर लिया O1 और इसका रेडियस त्रिज्या ले लेते हैं R1, इसका मैंने सेंटर लिया O2 और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं R2, और O1 और O2 का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चे, उस दूरी को बोलते हैं हम D। क्या बोलते हैं? उस दूरी को मैंने नाम दे दिया D। अगर मुझे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता करना है, ए बी क्या है? ए बी हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि डीसीटी है। तो ए बी बराबर होता है बच्चे अंडर रूट ऑफ ये वाला, दोनों सर्किल के सेंटर में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर माइनस और R1 माइनस R2, दोनों के रेडियस को घटाकर उसका स्क्वायर कर दो। ये होता है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला यानी कि दोनों सर्किल के हमारे सेंटर का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर माइनस दोनों जो रेडियस हैं उनको, उनका डिफरेंस आप लो और स्क्वायर कर दो, या बड़े में से छोटा घटाओ और स्क्वायर कर दो। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है भैया, ये सर्किल अगर मैंने यहां पर बनाया है, ये बनाया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि जो इस कदर पार करती है ऐसे, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी होती है। ठीक है भैया, ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों सेंटर का डिफरेंस है D। तो बच्चे हमारा यहां पर जो AB है ना, ये है हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं TCT। क्या बोलते हैं भाई? TCT। या आप इसको बोल सकते हो तिर्यक उभयनिष्ठ, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी आप बोल सकते हो।
यहां पर जो ए बी है हमारी, यही टी सी टी है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यही है। और ए बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस, और यहां रेडियस को जोड़ते हैं, ट्रांसवर्स में रेडियस को जोड़ते हैं R1 प्लस R2 का स्क्वायर। हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या पढ़ा था कि डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। कैसे याद रखेंगे भाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सीधी होती है, तो ये वाली लाइन माइनस माइनस वाला साइन सीधा कर दो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे होती है, कट करती है, कट करती है, तो पहला माइनस और दूसरा ये कट करने वाला प्लस। याद, मतलब कुछ भी तरीका है आपका याद रखने का कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर लास्ट लास्ट कर रहे हो जब से। ये कोई दो सर्कल मैंने टच होते हुए बनाए हैं बच्चे, यहां से मैंने कोई स्पर्श रेखा बनाई। अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं, जो जो दोनों का सेंटर पॉइंट है, जहां टच वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए बी माना मैंने। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इसको दे दो एन नाम। तो एंगल ए एन बी याद रखना हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चे? एंगल ए एन बी हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑलवेज 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली बात है। एक और मेरे याद आ रही है प्रॉपर्टी, उसको भी देख लो। धीरे 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 बहुत सारी प्रॉपर्टी याद आ रही है, लेकिन मैं लिमिटेड चीज आपको लिखवा रहा हूं। ये पॉइंट मैंने पी माना। अगर मैं यहां से कोई टेंजेंट बनाता हूं, तो ये वाली टेंजेंट बच्चे सर्किल के रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने आपको बता दिया शायद, आई थिंक ये तो मैंने आपको बता दिया, यस बता दिया मैंने कि भैया सेंटर से जो हमारी स्पर्श रेखा होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, उसको कुछ इस तरीके से भी आप देख लो कि सेंटर से रेडियस से जो स्पर्श रेखा होती है वो हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सर डीसीटी में आर स्क्वायर बड़ा होगा R1 माइनस माइनस प्लस, नहीं बच्चे आपको वो नहीं करना, आपको रेडियस दिए होंगे, दोनों को माइनस करके आप और स्क्वायर कर दोगे, अपना प्लस हो जाएगा वो। तो भाई आप अगर माइनस का दो सपोज बड़े में से छोटा घटाया, छोटे में से बड़ा घटाया, -2 का स्क्वायर फाइनली आपको करना है तो 4 ही आएगा। स्क्वायर है ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी आपने। चाहे आप ये छोटा हो ये बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर माइनस में ही तो आएगा, स्क्वायर करके फिर प्लस हो जाएगा वो। तो ये तो माइनस ही रहना है बाहर वाला, तो ये इसकी वजह से इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ओके चलो, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं, इनको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं कुछ सवाल इनके ऊपर आपको करा देता हूं। चलिए देखेंगे एक बार सवाल क्या है, जल्दी जल्दी से आंसर बता दो अब मुझे इनके आप। सवाल कह रहे दी गई आकृति में PSR 105 है। PSR यानी कि बच्चे PSR नहीं, ये वाला 105 हमको दे रखा है। ठीक है, PQ जो है वृत्त का व्यास है, यानी कि ये डायामीटर है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ QPR कितना होगा। QPR ये एंगल हमसे पूछ रहा है, क्या बता सकते हो आप? थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन यहां दो प्रॉपर्टी लगेंगे, मैं आपको बताता हूं, आप लगाकर देखना कि भैया किसी भी सर्किल में अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है, उसके आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या? यस तो ये एंगल हमको 105 दिया हुआ है, तो इस ये कितना हो जाएगा? एंगल Q कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105। क्या होगा कि नहीं? क्या ये मैं कह सकता हूं कि 75 डिग्री होगा? 75 डिग्री होगा। यस क्या इस एंगल को मैं 75 डिग्री कह सकता हूं? बिल्कुल। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगेगी बच्चे? कि डायामीटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये डायामीटर है PQ, उसने बोला है वृत्त का व्यास है PQ, तो क्या ये एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल होगा 90 डिग्री।
ये हमने अपोजिट एंगल 75 निकाल दिया, दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये हमने डायमीटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट पर अर्धवृत्त पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो क्या बच्चे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये एंगल जो होगा, ये एंगल हमारा ये 75 है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस 75 यानी कि 15 डिग्री होगा। भाई तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी 180 बनेगा। ये 75 है तो ये 15 हो जाएगा। 75 और 15 90, 90 और 90 180। ठीक है, आप सभी आंसर बता भी रहे हैं कि सर हमारा आंसर 15 डिग्री आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल बताएंगे जरा, बताओ आंसर मुझे इसका क्या होगा। सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओके जी। यदि बी ए सी 38 है तो ओ सी डी क्या होगा, ओ सी डी यानी कि ये एंगल एक्स हमसे पूछ रहा है। देखो सर्किल की प्रॉपर्टी पता कौन कौन सी लगेंगी, मैं आपको बताता हूं। एक तो सर्किल की प्रॉपर्टी लगेगी किसी भी जीवा से हर कोने पे एंगल बराबर होता है। अगर मैं ये जीवा लेता हूं, ये अगर मैंने कॉर्ड ली, तो ये एंगल अगर 38 है तो क्या ये एंगल भी 38 डिग्री नहीं हो गया। सर्किल के सवाल बड़े आसान होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब ये एंगल अगर 38 है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चे कि ये अगर सेंटर है, ये अगर केंद्र है, तो सेंटर से ये वाला रेडियस होगा, ये वाला रेडियस होगा, दोनों त्रिज्या होंगी और दोनों त्रिज्या बराबर है भाई। ये एंगल 38 है तो ये एंगल भी 38 होगा। ये सर्किल का सेंटर है, ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे। ये एंगल अगर 38 है तो ये भी तो 38 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं x बराबर 38। मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है सर्किल के सवालों में, बस प्रॉपर्टीज पे कमांड होनी चाहिए। सामने स्क्रीन पर जो भी आपको फिगर दिखी होगी उसमें आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के बिना पेन उठाए आंसर बता सकते हो कि सर ये भी हमारा 38 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दो प्रॉपर्टी लगी, एक कॉर्ड से जीवा से सारे एंगल बराबर होते हैं। ये 38 है तो ये भी 38। ये सर्कल का सेंटर है, ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर हैं तो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है हमारा सम द्वि क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों एंगल सामने वाले बराबर होते हैं। ये 38 है तो ये भी 38 होगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 38 डिग्री। ओके, वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू पी टी 55 है। क्यू पी टी, क्यू पी और टी यानी कि ये वाला एंगल 55 हमको दे रखा है। वेरी गुड, यानी कि हमारी जीवा से स्पर्श रेखा का एंगल। और आपसे कह रहा है पी क्यू जीवा है और पी टी पी पर एक स्पर्श रेखा है, तो पी आर क्यू हमसे पूछा है। कौन कौन सा पी आर क्यू, ये एंगल हमसे पूछा है। क्या बता सकते हैं हम, बहुत आसान है बच्चे। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जीवा से स्पर्श रेखा का जो भी एंगल होगा वो किसी भी पॉइंट पर आप बना दो, किसी भी पॉइंट पर, जरूरी नहीं यहां पर, यहां बना दो, कहीं भी बना दो। ये एंगल अगर 55 है तो ये एंगल भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब आपको वो ट्रायंगल सॉरी ये चतुर्भुज देखना है, ये वाला चतुर्भुज देखो। इस चतुर्भुज में क्या आमने सामने वाले एंगल 180 डिग्री के नहीं होंगे। तो एंगल आर अगर हमको पता करना है तो क्या वो 180 माइनस 55 नहीं हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 17 में से 5 गए 12, तो क्या बच्चे एंगल आर हमारा 125 डिग्री नहीं हो जाएगा। आमने सामने वाले एंगल 180 डिग्री का सम देंगे किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। यस, वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, इसका आंसर बता दो जल्दी से। इसमें तो सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है,
मत पढ़ो सवाल, सब कुछ फिगर में है, सब कुछ फिगर में है। आपसे ए बी का मान पूछ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और दोनों सीकेंट हैं, दोनों छेदक रेखा हैं। हम जानते हैं कि 6 गुणा और पूरा 11 और 6 17 बराबर 4 गुणा और 4 प्लस एक्स पूरा 4 प्लस एक्स। ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 17 तिया 51 बराबर 2 और 4 प्लस एक्स। भाई 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 25.5 माइनस 4, ये आ जाएगा 21.5। x कितना होगा बच्चे, आप कहेंगे सर x हो जाएगा 21.5। वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, इसका आंसर बता दो आप मुझे। कौन बताएगा इसका आंसर? आपको देखने की जरूरत नहीं, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो जीवा आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, प्रॉपर्टी आप जानते हैं, के का मान बता दो मुझे वहीं से ही। है ना भाई? क्या होता है, आप कहेंगे ये एंगल, ये पॉइंट को अगर सपोज मैं मान लेता हूं ओ, तो प्रॉपर्टी होती है हमारी सी ओ गुणा ओ डी बराबर ए ओ गुणा ओ बी, है ना? तो सी ओ कितना है, के प्लस 2, ओ डी कितना है 16 बराबर ए ओ कितना है 24, और ओ बी कितना है के। आप कहेंगे सर हो गया सवाल तो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 4 बराबर 3k। ये 2k उधर जाएगा, 3k में से घटेगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वेरी गुड, आप सभी लोगों का जो आंसर मुझे मिल रहा है। चलिए बच्चे, अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूं होमवर्क के लिए, आप लोग मुझे बताना इसका जवाब क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इस सवाल में प्रॉपर्टी लग रही है आपकी ये वाली, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और इस प्रॉपर्टी पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं बच्चे, ये रहा आपके सामने। अब आपका यहां पर ज्योमेट्री वाला पार्ट बच्चे होता है एंड। आपके दो चैप्टर बचते हैं, एक तो बचता है छोटे छोटे, एक तो बचता है स्टैटिस्टिक्स मीन मॉड मीडियन वाला, एक बचता है आपका डीआई। दोनों एक एक दो, एक क्लास या दो क्लास में आपके दोनों चैप्टर में एंड करा दूंगा, लेकिन अब ये टाइम चेंज होगा। कल से आपकी क्लास 6 बजे नहीं होगी बच्चे, परेशान मत होना, 6 बजे मैं आपकी क्लास का टाइम चेंज करूंगा और मिड डे में रखूंगा, यही कोई अगर मैं कहूं 1 बजे के आसपास। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप द्वारा बता दिया जाएगा। तो ठीक है, 2 क्लास आपकी करनी है, मेरे कहने से इतना तो एडजस्ट आप कर ही सकते हो। तो 6 बजे परेशान मत होना बिल्कुल भी, जो लोग क्लास बाद में ले रहे हैं उनको भी मैं आप बता रहा हूँ, कल आपकी क्लास 1 बजे होगी आसपास, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मैं इंटीमेट करा दूंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे अपना मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।